सो चैप्टर नंबर 13 है 8th स्टैंडर्ड की बुक से, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर कोई क्वांटिटी, अगर सपोज एक क्वांटिटी है जैसे Q1 है, अगर वो प्रोपोर्शनल है Q2 से तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये उसका साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इसका कोई एकदम एग्जांपल में है, जैसे एक एग्जांपल हम फिजिक्स में पकड़ सकते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, सपोज ये अर्थ है और ये सन है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो जो ग्रेविटी है वो प्रोपोर्शनल है, इसका मास सपोज m1 है और इसका मास सपोज m2 है, m1 के ऊपर और m2 के ऊपर। तो g को हम लिख सकते हैं k, ये कोई कांस्टेंट है, m1 इंटू m2, और g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब r स्क्वायर को, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो फाइनली जो g का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ इज सम कांस्टेंट m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो जो ग्रेविटी है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल रहेगी? m1 और m2 के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के ऊपर। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल में जैसे हम बोल सकते हैं कि एक स्टोन्स है हमारे पास, ठीक है, स्टोन्स है, 4 स्टोन्स है, ठीक है, और ये एक बैग है, ठीक है, ये बैग है। तो सपोज ये स्टोन्स में ये बैग के अंदर डालता हूं, तो सपोज अभी बैग का वेट है 4 kg और ये हर एक स्टोन जो है वो 2 kg का है। ठीक है, बैग का वेट है 4 kg, ठीक है, तो 4 kg है तो इसमें कितने स्टोन्स है? तो लेट अस से कि x स्टोन्स है इंटू 2, ठीक है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, मतलब 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2। यानी कि बैग के अंदर अगर 4 kg का वेट है इसका, तो बैग के अंदर 2 स्टोन्स होंगे। सिमिलरली अगर 6 किलो होगा तो 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, 8 स्टोन्स होगा तो 8 किलो वेट होगा तो 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये बैग के वेट 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टोन्स है ना, नंबर ऑफ स्टोन्स है, और ये क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि वेट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनटू नंबर ऑफ स्टोन्स। वेट ऑफ बैग इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे कि ये 2 इनटू नंबर ऑफ स्टोन्स। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टोन्स। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट ये कितने नंबर ऑफ स्टोन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली पेज नंबर 201 पे एक एग्जांपल है कि एक बैग है, शुगर बैग है, उसका वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, है ना। जैसे शुगर बैग का अगर वेट बढ़ता है, अगर शुगर बैग का वेट बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे वेट बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ती है ना। अगर 5 किलो का हम शुगर ले रहे हैं, वो अगर 100 रुपीज का है, और अगर 10 किलोस का कितना हो जाएगा? 200 रुपीज का। लाइक 5 kg अगर 100 रुपीज का है, और अगर हम वेट बढ़ा रहे हैं यानी कि 10 kg कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी उसका 200 kg हो जाएगा, 200 रुपीज हो जाएगा। सही बात है। तो ये जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बोल रही है कि सपोज 1 kg शुगर है तो उसका 36 किलोस का है, 2 kg है तो 108 kg का है,
रुपीज का है, सॉरी रुपीज का है। 3 kg है तो 180 रुपीज का है, सॉरी 5 kg है तो 180 रुपीज का है। ठीक है, तो हमें ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा कैसे निकलेगा, यानी कि सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, कॉस्ट इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनटू वेट, राइट। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी कितना होगा, कॉस्ट अपॉन वेट। ये कितना हो रहा है, देखो 36 डिवाइड बाय 1 कितना आ रहा है, 36, सही है। सिमिलरली 108 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 36। 180 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 36। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रह रही है। ठीक है, तो इसी का हम यूज करके क्या हम पता लगा सकते हैं कि अगर 8 kg है तो कितना कॉस्ट होगा इसका। 8 kg होगा तो कितना कॉस्ट होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 36, मतलब 8 इंटू सम कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वल्स टू कॉस्ट, राइट। तो 8 इंटू 36 होगा 424 288, राइट। ओके, सिमिलरली एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि डिस्टेंस और पेट्रोल। ठीक है, ये एग्जांपल भी दिया है 202 पेज नंबर पे। ठीक है, तो सपोज डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और पेट्रोल लग रहा है हमें 12 लीटर। ठीक है, तो फिर कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सपोज 180 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी इंटू 12, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 15, राइट, 15। तो अभी एक टेबल दिया है इसमें, ये टेबल में है, इन्होंने दिया है कि 4 पेट्रोल लीटर्स में, और उसके नीचे दिया है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया है 60, ठीक है, उसके बाद 8 दिया है, 12 दिया है, जो कि आंसर है 180। ठीक है, उसके बाद में 15 दिया है, उसके बाद में 20 दिया है और 25 दिया है। तो ये टेबल हम फिल आउट कर देंगे। तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, 15। ठीक है, तो 8 इंटू 15 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर 60 का डबल भी हम लिख सकते हैं, जो कि हो गया 120। तो 15 में कितना होगा, 15 इंटू 15 225, राइट। सो 20 इंटू 15 हो जाएगा रफली 300। 25 इंटू 15 भी हो जाएगा 250 प्लस नियरली 250 प्लस 125 इक्वल्स टू 375, राइट। सो ये सेकंड प्रॉब्लम भी एक एग्जांपल दिया था उन्होंने। तो एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो है क्लॉक। ये जो क्लॉक है, ठीक है, अगर ये जो स्मॉल बड़ा वाला हैंड और छोटा वाला हैंड एक ही पॉइंट पे है, जैसे 12 के ऊपर 12, 3, 6 और 9, ओके, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो टाइम भी हो गया 0, 0, राइट, 0, 0। उसके बाद जैसे अगर इसके अंदर इसका एंगल बढ़ता है, राइट, सपोज ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, वैसे टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है, टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर इन 1 आवर स्पैन, सिर्फ 1 आवर के लिए, उसके आगे ये डिफरेंट हो जाएगा, इन 1 आवर स्पैन ये जो एंगल है उसके ऊपर टाइम डिपेंडेंट होगा, राइट। सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। बट अगर हम ये फिर से अगर 1 बजे सपोज 1 o'clock के बाद में बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद सपोज ये दोनों के बीच में एंगल फिर से छोटा सा रहेगा एकदम, ठीक है। वैसे फिर और जब ये एंगल यहां पे रहता है तब ये एंगल काफी बड़ा होता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज द केस, ऑलवेज यह केस ट्रू नहीं है।
ठीक है, हर बार ये केस ट्रू नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कितना एंगल, मतलब 12 बजे से 1 बजे तक के ही ये ट्रू है, दूसरे टाइम के लिए ट्रू नहीं है। तो एक फोर्थ एग्जांपल है मदर और डॉटर का एज। मदर और डॉटर का एज, मदर और डॉटर के एज में सपोज मदर का एज आज 25 ईयर्स है और डॉटर का एज 20 ईयर्स है, ठीक है, 0 ईयर्स है, सॉरी 0, ठीक है। उसके बाद मदर का एज 30 हो जाता है तो डॉटर का एज कितना हो जाता है, 5 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 35 ईयर्स हो जाता है तो डॉटर का एज 10 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट देखें तो यहां पे अगर कांस्टेंट हम कैलकुलेट करें तो 30 डिवाइड बाय 5 आता है 6, यहां पे हम कैलकुलेट करें तो 35 डिवाइड बाय 10 आता है 3.5, राइट। तो यहां पे 6 आया, यहां पे 3.5 आया, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, राइट। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये फिर भी अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर प्रोपोर्शनल है? तो एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि वेदर दे वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। तो हम हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी ही, ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते। जैसे कि एक क्वांटिटी दूसरे या फिर और भी ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। जैसे कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सपोज ये है 5 और ये है 10, तो ये हो जाएगा 50 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं, लेंथ को मैं 6 कर रहा हूं, ठीक है, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा 60, राइट। जैसे मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं, ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, लेकिन इसको हम फिर भी अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, क्योंकि बिकॉज हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर क्योंकि ये और भी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ब्रेड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। या फिर अगर मैं लेंथ को कम कर दूं और ब्रेड्थ को बढ़ा दूं, राइट, और एरिया कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर मैं लेंथ को ब्रेड्थ कर दूं और ब्रेड्थ को लेंथ कर दूं, सपोज मैं लेंथ को 10 कर दूं और ब्रेड्थ को 5 कर दूं, तो भी एरिया 50 ही रहेगा, है ना। तो ये रेक्टेंगल एक्चुअली बन जाएगा ऐसा, इसमें एरिया सेम है, राइट, एरिया 50 स्क्वायर यूनिटी है, लेकिन ऐसा ये जो एरिया है वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा कि अगर कोई दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी ही चाहिए, या फिर ये चेंजेस अगर कोई दूसरे फैक्टर्स आते हैं तो। जैसे कि एज में भी, जैसे हमने कहा कि ये जैसे एज जो होता है वो एक इक्वेशन फॉलो करता है, लाइक मदर्स एज इक्वल्स टू मदर एज इनिशियली प्लस डॉटर्स एज, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो मदर का एज है, सपोज 20 है, 25 है, इक्वल्स टू जो 25 यानी ये m0 मतलब हो गया मदर का एज व्हेन डॉटर का एज 0 है, राइट, प्लस 0। तो फिर मदर का एज उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 25 प्लस 5, ये जो 5 है वो क्या है, डॉटर का एज है, राइट। सो मदर का एज इक्वल्स टू होता है मदर का एज एट द टाइम, एकदम इनिशियल टाइम पे, यानी कि 0, जब डॉटर को जब वो बर्थ देती है तब, प्लस डॉटर का एज, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यानी पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला फॉलो होता है, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लेना। तो कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे पेज नंबर 204 में दिया है कि एक जो फर्स्ट एग्जांपल, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से जो फर्स्ट एग्जांपल है, तो एग्जांपल बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। तो 210 रुपीज का 5 मीटर का क्लॉथ है, ठीक है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4 and 10, 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो सीधा सीधा बोलते कि एक टेबल बनाओ और
और उसमें 5 मीटर्स के लिए दिया है, तो 2, 4, 10 और सपोज 10 यहाँ पे 5 दिया है 210 और 13 मीटर्स के लिए जो कॉस्ट होगी रुपीज में वो, और ये है साइज मीटर्स में। ओके, तो 5/10 है, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो क्या होगी 210 इंटू सम कांस्टेंट क्वांटिटी इंटू 5, राइट। कांस्टेंट क्वांटिटी होगी 210 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू क्या कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 42, राइट, ये हो जाएगा 42। सो जो 2 होगा वो होगा 42 इंटू 2 इक्वल्स टू 84, ये 84 का डबल मतलब 168, राइट। 4 इंटू 42, सो दिस इज 10 इंटू 42, सो ये होगा 420 और ये 13 इंटू 42, 42 इंटू 13 हो जाएगा कितना 6, 1, 2, 0, 2, 4, ओके 6, 4, 5, 546, राइट, 546। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं सॉल्व एग्जांपल्स में से। दूसरा एग्जांपल बोलता है एक इलेक्ट्रिक पोल है, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट, 14 मीटर का हाइट है इसका, कास्ट अ शैडो ऑफ, और यहाँ पे सपोज सन है और उसका जो शैडो आ रहा है वो 10 मीटर्स का शैडो बनता है, राइट, ये सनराइज है, ठीक है, एक पोल है उसका जो शैडो है वो बन रहा है 10 मीटर्स का। फाइन, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर, और दूसरा एक ट्री है और उसका यहाँ पे ही सन है, तो वो कितना मीटर का शैडो करेगा। तो शैडो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, शैडो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है, राइट। तो इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कितना है 14 और 14 का हो जाएगा इक्वल्स टू k इंटू 10, तो जो k हो जाएगा वो हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 10, राइट। तो फिर से अब यहाँ पे जो शैडो का लेंथ होगा, शैडो मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 10 इक्वल्स टू होगा ट्री का हाइट जो कि 15 मीटर्स, तो शैडो का लेंथ कितना होगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 14, राइट। ओ सॉरी, शैडो 15 मीटर है, शैडो इज 15 मीटर, सॉरी। तो ये हमें पता करना है, ट्री का हाइट पता करना है। ओके, शैडो इज 15 मीटर्स, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 21 मीटर्स। तो ट्री की हाइट जो होगी वो होगी 21 मीटर्स और जो शैडो होगी वो होगी 15 मीटर्स, राइट। ओके, सो थर्ड एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल भी मैं बोलना चाहूंगा, एक अच्छा एग्जांपल है। ये एग्जांपल है सर्कल का, राइट। तो सर्कल का जो अभी हम ये अगर गिनेंगे सरकमफ्रेंस, तो वो होता है 2 पाई r इक्वल्स टू क्या हो गया सरकमफ्रेंस, राइट। और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं पाई इंटू 2r इक्वल्स टू c, राइट। पाई इक्वल्स टू c डिवाइड बाय 2r, और 2r क्या होता है डायामीटर, राइट। 2r कितना होता है डायामीटर, सो सर्कल और डायामीटर इक्वल्स टू पाई। तो पाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, सो सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। तो एक दूसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, जिसमें बोलते कि वेट ऑफ 12 शीट्स का वेट 40 ग्राम्स है। तो अगर 2.5 kgs है तो कितना शीट्स है, राइट। सो 12 शीट्स
40 ग्राम्स, ठीक है। तो x शीट्स कितना ग्राम्स, ये हमें पता करना है। या फिर जैसे 2.5 ग्राम kg मतलब होता है 2500 ग्राम्स, क्योंकि 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 kg, राइट। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ शीट्स हमें पता कर चल सकते हैं ऐसे, x इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 14, या फिर ये जो रेशियो है दोनों का इक्वल्स टू k होता है, राइट। जैसे ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो एक सेकेंड, 12 इक्वल्स टू k इंटू 40, राइट। तो x इक्वल्स टू k इंटू 2500, राइट। सो तो k हमें पता करना है, k मिल जाता है 12/40, तो 12/40 इंटू 2500 इक्वल्स टू x, यानी नंबर ऑफ शीट्स ये इतना होगा। तो 0 0 कैंसल, 125 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये भी कैंसल, 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 125 हो जाएगा 250 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 750 शीट्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन ही है सब बाकी, और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कहता है कि स्केल ऑफ मैप इज 1:30 million नियरली, ओके। सो 1:30000000, ओके। टू cities are, तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर जो है वो, सॉरी 1 यूनिट जो है वो इतना किलोमीटर से, राइट। सो 2 cities are 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक्चुअली जो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है मैप का, वो इतना है, मतलब इतना सेंटीमीटर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब ये, ओके। सो सपोज इतना सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर मतलब इतना। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, ओके। ट्रेन जो है वो 75 ये स्पीड से मूव कर रही है, तो 20 मिनट्स में कितना पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सिमिलरली टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 250 किलोमीटर्स के लिए कितना टाइम लगेगा। सो फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टेबल हम इसको रिजल्ट को कर सकते हैं। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में ये 75 किलोमीटर जाती है, और उसके बाद में हमें पता करना है उसके बाद में 20 मिनट्स, और उसके बाद में 250 किलोमीटर्स, राइट। तो x और y, राइट। तो जो कांस्टेंट है मतलब 75 इक्वल्स टू k इंटू 60, तो k इक्वल्स टू कितना होता है 75/60 इक्वल्स टू 5 से डिवाइड वगैरह हम कर देंगे तो 12, और ये हो जाएगा 15, राइट। और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 और 3 4 तो ये हो जाएगा 4/5, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें निकालना है टाइम, राइट, सो k मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू कितना, मतलब x, राइट। सो k कितना आ गया 5/4 इंटू 20, ये हो जाएगा 25, राइट। 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25। सिमिलरली ये केस में भी k y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय sorry 250 equals to k multiplied by y, so y equals to 250 divided by k equals to 250 multiplied by 4/5, okay, so 5 250, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 200,
राइट। सो y इक्वल टू हो जाएगा 200 किलोमीटर। सो फिफ्थ क्वेश्चन, ओके वेट, फाइन। तो फिफ्थ वाले में कहते हैं कि ये जो स्केल है वो 3 इंटू 10⁻⁷ है। मतलब अगर मैप में 1 सेंटीमीटर दिया है तो रियल लाइफ में 3 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, राइट। सो 2 सिटीज उसमें का डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो रियल लाइफ में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, राइट। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि लाइक 1 इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो अभी मैप में कितना दिया है 4 इक्वल टू k इंटू एक्स, तो हमें x निकालना है। तो k की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय x। तो x कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁷, राइट। ये दो मेथड से किया है हमने। तो ये सेंटीमीटर्स में है, तो अगर सेंटीमीटर्स को अगर हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 1000, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सॉरी 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट। सो इसको हमें डिवाइड बाय 10⁵ से करना पड़ेगा, मतलब 5 zeros। सो 12 इंटू 10⁻⁷, तो 12 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 10⁵ इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻², यानी कि 1200 किलोमीटर ये होगा, राइट। ओके, सो तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 13.3 पे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उल्टा है। सपोज कोई क्वांटिटी है, सपोज क्वांटिटी 1 जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q2, ठीक है। मतलब पहले क्या था, Q1 इज प्रोपोर्शनल टू Q2 था, राइट। अभी Q1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर Q1 बढ़ता है तो Q2 कम हो जाता है, राइट। पहले क्या था, डायरेक्टली में Q1 बढ़ता है तो Q2 भी बढ़ता था, और यहाँ पे क्या है, Q1 बढ़ता है तो Q2 कम होता है, ठीक है। सो अगर Q1 इक्वल्स टू K इंटू 1 अपॉन Q2, या फिर इक्वल्स टू हम कह सकते हैं K बाय Q2, राइट। अगर कोई क्वांटिटी है, यानी कांस्टेंट वैसा ही है, मतलब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 इक्वल्स टू K। अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन ये कांस्टेंट है, राइट, तो हम उन दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। और अगर मैं कह दूं कि एरिया अभी हमें कांस्टेंट रखना है, एरिया कांस्टेंट रखना है, राइट, तो अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं तो ब्रेड्थ कम हो जाएगी। जैसे अभी 5 है और ये 10 है, राइट। तो लेंथ है 10 और ब्रेड्थ है 5, ये कितना हो गया 50। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे अभी एरिया मुझे कांस्टेंट रखना है 50 ही, तो अगर हमें दूसरा एक रेक्टेंगल, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, अगर हमें ये कांस्टेंट रखना है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ को 10 करना पड़ेगा और लेंथ को 5 करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ये बढ़ रहा है, मतलब लेंथ कम हो रही है, ब्रेड्थ बढ़ रही है, राइट। सो अगर हम ये कांस्टेंट रखते हैं तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, या फिर कम ज्यादा हो सकता है, राइट। सो और एक एग्जांपल है वॉकिंग का, राइट, जो पेज नंबर 209 पे दिया है, राइट। तो ये एग्जांपल कहता है कि अगर एक इंसान है जो वॉक कर रहा है,
अगर वो वॉकिंग की स्पीड बढ़ाता है तो टाइम जो ले रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। तो स्पीड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन टाइम, राइट। यानी कि, और ये जो कांस्टेंट है इस केस में क्या है, डिस्टेंस, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अगर एक इंसान है उसको 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, राइट। अगर उसको स्पीड वो बढ़ाता है, अगर वो स्पीड बढ़ाता है तो टाइम कम लगता है, और अगर वो टाइम बढ़ाता है तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, राइट। सो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, फॉर कांस्टेंट एरिया, ठीक है। तो जो k है हमारा वो अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए एक फिक्स्ड हो जाएगा, ओके। सो और एक एग्जांपल लेते हैं हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से, इसमें से हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 212 पे दिया है। सो वो कहता है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। 6 पाइप्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसमें से पानी गिर रहा है, राइट। हाउ, तो और इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 hour 20 minutes। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 60 + 20 इक्वल्स टू 80 minutes, राइट। सो 6 pipes 80 minutes। हाउ लॉन्ग विल इट टेक if only 5 pipes of the same types are used। और अगर 5 ही पाइप्स यूज हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा, राइट। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो 6 इक्वल्स टू k इंटू, सो जो टाइम रिक्वायर्ड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाइप्स। So time into number of pipes equals to constant, right? So हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम भी सपोज है 80 minutes into number of pipes है 6, okay? तो 5 number of pipes के लिए कितना मिनट्स, x। So x equals to 80 into 6 divided by 5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 3 96, राइट। सो 96 मिनट्स लगेंगे इसके लिए, 96 मिनट्स लगेंगे पूरा भरने के लिए। जैसे इसको हम अगर कन्वर्ट कर दे तो 60 + 36 इक्वल्स टू 1 hour 36 minutes, राइट, ओके। सो सेकंड एग्जांपल है 8th एग्जांपल जो यहां पे दिया हुआ है। सो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल्स, 100 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में, और फूड प्रोवाइडेड टू देम इज 20 फॉर देम इज फॉर 20 days। 20 days के लिए उन्हें फूड दे रहे हैं, right? How long will this provision last if 25 more students join the group? और अगर 25 more students अगर आ गए तो फूड कितने दिन तक लास्ट करेगा, राइट। सो फिर से फूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, राइट। यानी कि अगर मैं फूड बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा दिन तक चलेगा, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। यानी कि अगर मैं ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहा हूं तो मेरे डेज जो लगेंगे वो कम हो जाएंगे, या फिर अगर मैं ज्यादा दिन के लिए अगर मुझे फूड है मेरे पास रखना है तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करने पड़ेंगे, राइट।
सो ये इंट्यूटिव होता है मैक्सिमम टाइम्स। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें सोचना पड़ता है कि अगर वो सेंस कर रहा है चीजें तो, या फिर उसके फॉर्मूलाज में जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे एक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, या फिर स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो हमने इससे पहले देखा। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन के, अगर ये इक्वेशन अगर हम ऐसे लिखा, टाइम इक्वल्स टू डी बाय एस, राइट, अगर एस यहाँ पे आता है तो देखो हम देख रहे हैं टाइम और स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। और उसके बाद में स्पीड इक्वल्स टू डी बाय एस भी लिख सकते हैं, सॉरी डी बाय टी भी लिख सकते हैं। तो देखो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। और अगर कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के लिए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्वांटिटी भी इस क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इफ x1 is directly proportional to x2, then x2 is also directly proportional to x1, right? Okay. So ये 8th वाला एग्जांपल करते हैं, और इनवर्सली के लिए भी सेम होता है। इफ x1 is inversely proportional to x2, then x2 is also inversely proportional to x1, right? Okay. So तो देखते हैं फिर अभी, जैसे मैंने कहा है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और कांस्टेंट होता है, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए 20 डेज, और अगर 25 ऐड हो गए तो 125 स्टूडेंट्स के लिए x डेज। सो 100 इंटू 20 इक्वल्स टू 125 इंटू x, तो x हो जाएगा 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 125 इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं कि 25 इंटू 4, 25 इंटू 5 और 4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16, राइट। यानी कि अगर मैं 25 स्टूडेंट्स प्लस कर देता हूं तो वो जो खाना है वो सिर्फ 16 डेज के लिए रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर्स है, वो 48 आवर्स में वॉल बना देते हैं, मतलब नियरली 2 डेज, ठीक है। और हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो अभी मैं 30 आवर्स में सेम काम करना चाहता हूं, लेट इट बी एक्स वर्कर्स, सेम काम मुझे कम टाइम में करना है, तो ऑफकोर्स मुझे वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मुझे कोई काम जल्दी फास्ट करना है तो मुझे वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो फिर से 15 इंटू 48 इक्वल्स टू x इंटू 30, राइट, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क तो कांस्टेंट है, ये अमाउंट ऑफ वर्क है और ये भी अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि कांस्टेंट है, राइट। सो 15 इंटू 48 इक्वल्स टू x इंटू 30, तो x हो जाएगा 15 इंटू 48 डिवाइड बाय 30 टू 24, right? Hence number of workers required will be 20. Okay, so that's it from this chapter. इसके अगर कोई क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं थोड़े टफ है या फिर एनीथिंग लाइक दैट, तो प्लीज मुझको मैसेज कर देना या फिर कमेंट्स में लिख देना। और थैंक यू फ्रॉम माय साइड।